नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुद्दा आपका में। मैं हूं प्रीति सिंह। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी पर ओपन डिबेट में भारत की तरफ से अध्यक्षता की। उन्होंने साफ शब्दों में एक बार फिर आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे पर दो टूक शब्दों में भारत का पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि दुनिया जब आतंकवाद का सामना करने के लिए एक साथ एक मंच पर आ रही है, तब आतंकवाद फैलाने वालों का बचाव करने के लिए बहुपक्षीय मंचों का दुरुपयोग किया जा रहा है। उनका इशारा चीन की तरफ था, जिससे संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान स्थित जैश ए मोहम्मद सरगना मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी ठहराने की भारत और अमेरिका के प्रस्तावों को बार बार रोका है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान को भी जमकर लताड़ लगाई। दरअसल पाकिस्तान की तरफ से बैठक में एक बार फिर कश्मीर मुद्दे को उठाया गया। इस पर विदेश मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि जो देश अलकायदा के सरगना उसामा बिन लादेन का मेजबान हो सकता है और अपने पड़ोसी देश की संसद पर हमला करवा सकता है, उसे यूएन में उपदेशक बनने की कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाए जाने का मुद्दा उठाया। सुधारों को इस समय की सबसे बड़ी जरूरत बताया। उन्होंने कहा कि यूएनएससी में समान प्रतिनिधित्व और सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों की संख्या में वृद्धि का सवाल पिछले 3 दशकों से संयुक्त राष्ट्र की महासभा में भटकता जा रहा है, लेकिन इस दौरान असल दुनिया नाटकीय अंदाज में बदल गई है। मुद्दा आपका में आज हम बात करेंगे यूएनएससी में भारत की तरफ से उठाए गए तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर मजबूती से रखे गए पक्षों की, और इस पर विश्लेषण के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान आज मुद्दा आपका में जुड़े हुए हैं। मेरे साथ हैं मुकेश कौशिक जी, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। मेरे साथ जुड़ रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर यादव, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत है रामेश्वर यादव सर, और शुक्रिया मेरे साथ मुद्दा आपका में जुड़ने के लिए। इसके अलावा मेरे साथ आलोक बंसल भी जुड़े हुए हैं, डायरेक्टर हैं इंडिया फाउंडेशन के। आलोक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। आलोक जी, शुरुआत में आपसे कर रही हूँ। यूएनएससी में आतंकवाद के मुद्दे पर एक बार फिर दो टूक भारत की तरफ से साफ साफ शब्दों में कहा गया कि किस तरह से राजनीतिकरण और अपने अपने राजनीतिक हित के हिसाब से जो देश हैं वो कहीं ना कहीं आतंकवाद के मुद्दे पर अपना रुख रख रहे हैं, और लगातार इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत मजबूती से अपनी बात रखता आया है। यूएनएससी में इस बार भी हमने देखा कई की चैलेंजेस हैं जिन पर बात की गई है भारत की तरफ से। पैंडेमिक की बात हो, क्लाइमेट चेंज की बात हो, कॉन्फ्लिक्ट की बात हो, टेररिज्म की बात हो, और खासतौर से जब हम यूएनएससी में सुधार की बात करते हैं, इन तमाम मुद्दों पर भारत के पक्ष को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, पहली चीज तो यह है कि भारत इस वक्त अध्यक्ष है यूएनएससी का इस महीने के लिए, दिसंबर के महीने में, और अपने अध्यक्षीय भाषण में डॉक्टर जयशंकर ने कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। पहले तो जैसा कि बिलावल भुट्टो साहब ने पहले कहा था कि मल्टीलैटरलिज्म में हम संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का कश्मीर पर पालन करें तो अच्छा होगा। उस पर उन्होंने बड़ा कटाक्ष किया, बहुत ही सटीक कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि वो राष्ट्र जो ओसामा बिन लादेन को जिसने शरण दी हो और जो पड़ोसी राष्ट्र की संसद पर हमला करता हो, उसको किसी को उपदेश देने का कोई हक नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने चीन को भी बता दिया कि कई राष्ट्र, बहुराष्ट्रीय जो मल्टीलैटरल फोरम है, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं इन आतंकवादियों को आतंकवादी घोषित करने से रोकने के लिए। क्योंकि चीन को, जैसा आपको मालूम है, कई बार उन्होंने मसूद अजहर और कई अन्य कुख्यात आतंकवादियों को जो पाकिस्तान में हैं, उनको जब वैश्विक आतंकवादी घोषित करने की कोशिश की गई है, तो उन्होंने उस पर तकनीकी जो होल्ड है, टेक्निकल होल्ड जिसे कहते हैं, उसको लगाया। तो चीन और पाकिस्तान दोनों पर ही आतंकवाद के मुद्दे पर उन्होंने कड़ा प्रहार किया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो आज संयुक्त राष्ट्र संघ का मौजूदा ढांचा है, मौजूदा हाल है, वो वैश्विक जनमत को रिप्रेजेंट नहीं करता। वो आज की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उनको परिलक्षित नहीं करता, आज की जो पावर इक्वेशंस है उनको परिलक्षित नहीं करता। ये जो है 7-8 दशक पुरानी जो व्यवस्था है, और उन्होंने कहा हर दिन संयुक्त राष्ट्र की जो ढांचे में जो कमजोरियां हैं वो परिलक्षित हो रही हैं। हर दिन लोगों को दिख रहा है कि इसमें क्या कमजोरियां हैं, और ये हर दिन आपको दिख रहा है, और उसको परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ का जो ढांचा है उसको परिवर्तित करना, जिससे कि वो वैश्विक रंगमंच का ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव हो जाए। क्योंकि आज जो है ना तो विश्व की अधिकांश जनमत यहाँ पर रिप्रेजेंटेड है, अफ्रीका जैसे राष्ट्र को कोई स्थायी सदस्यता नहीं है, भारत जैसा राष्ट्र जो दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राष्ट्र है, विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, उसको यहाँ पे
जगह ना मिलना जी। परमानेंट बेसिस पर, ये सारी जो कमजोरियां हैं इसके और उन्होंने दुनिया का ध्यान दिलाया। और दुनिया का और संयुक्त राष्ट्र संघ के हम्म। जो व्यवस्था है उसको बदलने के लिए, उसकी एक्सपेंशन के लिए उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की। बिल्कुल। रमेश यादव सर, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मैं समझना चाहूंगी कि हम जानते हैं कि बीते अगर 4-5 महीनों को ही हम अगर देखें तो चीन ने पाकिस्तान से चरमपंथियों को संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद घोषित कराने में बार बार रोक लगाई है, अड़ंगा लगाया है। आप क्या मानते हैं, एक बार फिर भारत की तरफ से, जबकि वो अध्यक्षता कर रहा है, भारत की तरफ से आतंकवाद के खिलाफ कड़े शब्दों में अपनी बात कहना और खास तौर से जो आतंकवाद को शह देने वाले देश हैं और उनको समर्थन देने वाले देश हैं, दोनों के खिलाफ मुखर होकर बात कहना, आप कितना जरूरी मानते हैं कि इस तरह जो अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं उस पर इस बात को बार बार रिमाइंड कराते रहना, बार बार उठाना कितना जरूरी है, क्योंकि आतंकवाद पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है? बिल्कुल उचित बात है। जब तक हम इन मुद्दों को इंटरनेशनल लेवल पे, और यूएन जो है वो पूरे विश्व का एक प्लेटफॉर्म है जहां पर ही सभी देश वहां पे बैठते हैं और सबकी बातें सुनते हैं, तो यूएन के पटल के ऊपर हमको ये बात बार बार दोहरानी चाहिए कि ये देखिए, ये चीन और पाकिस्तान जो है किस प्रकार से टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, और इनफैक्ट वो इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं टू जस्टिफाई एंड प्रोटेक्ट द परपेट्रेटर। तो इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं तो और भी आगे जाऊंगा, इसके अलावा यूएन के अलावा हमारे फॉरेन ऑफिस को एक पीआर कैंपेन लॉन्च करनी चाहिए, जो मैं आई एम वेरी श्योर कि ऑलरेडी कर रहे हैं। इसको और भी आगे बढ़ा के सभी देशों के अंदर, सभी एम्बेसीज के अंदर भारत का जो पक्ष है उसको बड़े क्लियर शब्दों के अंदर उनको बताना चाहिए। और ये भी साथ में बताना चाहिए कि ये आतंकवाद जो है किस प्रकार से हमारे देश के अंदर आ रहा है, और इस देश का और इसके अंदर जो लोग जिम्मेदार हैं वो पाकिस्तान खास तौर पर, और साथ में उसकी शह जो चीन के साथ है। चीन हमेशा अजहर महमूद जो कि है जेएम का सरगना है, उसको हमेशा हमेशा जब भी हम ये बात उठाते हैं कि इसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया जाए, उसको वो वीटो पावर लगा के उसको रोक देते हैं। और जैसा आलोक साहब ने भी बताया कि यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो भी उनकी बातचीत चलती है, और ये जो वीटो पावर जो है वो वीटो पावर ऐसी है, कोई भी काम आगे नहीं चल सकता है, हर एक चीज कंसेंसस से चलती है। यही बात हमारे विदेश मंत्री जी ने भी इस फोरम के अंदर उठाई है कि कंसेंसस के बाद ही नेगोशिएशन होता है। इसका मतलब तो ये है कि ये पूरी बात ही गलत है। तो इसलिए जरूरी है कि पूरे सिक्योरिटी काउंसिल का विस्तार किया जाए, उसके अंदर मेंबरशिप दी जाए, और सबका इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। लैटिन अमेरिका है, अफ्रीका है, एशिया है, और छोटे छोटे बहुत ज्यादा जी। आइलैंड कंट्रीज हैं जिन सबका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे होना चाहिए। और भारत की दावेदारी यूएनएससी के अंदर सीट के लिए बहुत ही ज्यादा प्रखर हो रही है, और कई देश हैं जिन्होंने हमारा समर्थन भी किया है, यूके, फ्रांस, यूएई, और भी कई देश हैं जो चाहते हैं कि भारत सिक्योरिटी काउंसिल का हिस्सा बने। और एक बार हमारे जैसा देश जो कि सेकंड लार्जेस्ट मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है जी। उसका रिप्रेजेंटेशन होगा, तो हमारी जो बात है बड़ी आसानी से यूएन के पटल के ऊपर पेश की जा सकेगी। बिल्कुल। मुकेश जी, पहले आतंकवाद को लेकर ही आपका भी कमेंट। हम जानते हैं कि अक्टूबर में, इससे पहले भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो 2 दिवसीय आतंकवाद रोधी सम्मेलन थी उसकी भी मेज़बानी की थी। उसमें भी जो अपनी बात है बहुत मजबूती से रखी गई थी और कहा था कि सभी सदस्य देशों को इसके लिए एक साथ आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की हर कोशिश हर बार नाकाम रही है। 2019 में संयुक्त राष्ट्र ने जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया था, लेकिन इसके लिए हम जानते हैं कि एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत हमारे लिए ज़रूर थी, लेकिन 1 दशक का इंतजार करना पड़ गया था भारत को इसके लिए। लेकिन अब आप जिस तरह से बार बार देख रहे हैं, कहते हैं ना, हार ना मानना और अपनी बातों को मजबूती से उठाते रहना, इसे कितना ज़रूरी मान रहे हैं आप? देखिए, 2 बातें हैं। भारत के जो प्रयास हैं वो एक तरफ है, और यूएन में जो चल रही कोशिशें हैं या जो उसके किसी भी प्रयास को नाकाम करने की, आतंकवादियों को बुक करने की, उनको काली सूची में डालने की, उनको रोकने की जो कोशिशें कुछ देशों की हैं, जो सीधे तौर पर पाकिस्तान तो सीधे आतंकवाद को अपने स्टेट पॉलिसी के रूप में इस्तेमाल करता है, और चाइना
उनको ब्रीजनली समर्थन करता रहता है, और ये बात हम एक नहीं 10 नहीं 20,000 फोरम पर दोहरा चुके हैं। तो इन भारत के अगर प्रयास देखें तो पिछले 2 महीने में देख लीजिए आप, यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशल कमेटी 7 साल बाद कहीं अपने न्यूयॉर्क मुख्यालय को छोड़कर आई तो मुंबई आई। मुंबई पे जो अटैक हुए वहाँ पर जाकर उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की, सीधा सीधा मैसेज दिया पाकिस्तान के लिए कि ये अटैक आपकी जो करतूतें हैं उसका जीता जागता सबूत है। उसके बाद हमने देखा कि इंटरपोल के अधिकारी यहाँ जमा हुए। इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर नो मनी फॉर टेरर एक सम्मेलन हुआ। तो भारत ने अपने प्रयासों में कोई कसर नहीं छोड़ी है, और पूरी दुनिया में ऐसे 2 लोग जो रॉग कंट्री हैं जिन्होंने अपनी करतूतों में कोई कसर नहीं छोड़ी हुई है। पर मैं यहाँ पर आपसे बहुत साफ गोई से कुछ कह देना चाहता हूँ बात, कि जिस यूनाइटेड नेशन के द्वार पर हम खड़े होकर ये कहते हैं कि आतंकवाद में कुछ लोग मल्टीलेटरल फोरम का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ऐसा सब पूरे देशों ने देखा है। मुझे लगता है खुद यूएन को भारत ने कई बार कहा है कि ये संस्था इररिलेवेंट होती जा रही है। ये दुनिया के आप कई उदाहरण देख लीजिए, यूक्रेन वॉर होता रहा है, वहाँ पर जिस कदर हिंसा हुई, नरसंहार हुआ, यूनाइटेड नेशन की कितनी अपीलें हमने देखी हैं जिसका कोई असर नहीं वहाँ पर। बिल्कुल। इराक वॉर हुआ, यूनाइटेड नेशन की कोई भूमिका वहाँ पर नहीं हुई। अफगानिस्तान वॉर हुआ, वहाँ पर यूनाइटेड नेशन की क्या भूमिका दिखाई दी। और तो और चाइना ने कोरोना वायरस पैदा किया अपनी लेबोरेटरी में, पूरी दुनिया को तबाह कर दिया, और वही चाइना के इशारे पर अभी भी यूनाइटेड नेशन के संस्थाएं WHO उसी कोरोना को आगे पीछे करके उसको बचाव करते रहे, उसकी जांच तक नहीं होने दी गई। भारत के प्रधानमंत्री ने पिछले बार जब गए थे महासभा में तो बहुत खरी सुनाई थी नरेंद्र मोदी ने कि यूनाइटेड नेशन को अपनी साख के ऊपर बारे में सोचना होगा। जो साख उनकी चली गई है इस कोरोना वायरस के कारण चली गई, और तमाम उन्होंने उदाहरण दिए थे कि किस तरह से इस संस्था में सुधार की जरूरत है। भारत ने हर फोरम पे कहा कि ये संस्था सुधरनी चाहिए, लेकिन कोई सुधरने नहीं देना चाहता। ये पॉकेट संस्था बन गई है कुछ देशों की, जो चंदा देकर इसको खरीद लेते हैं, कुछ अपने दबाव में ले लेते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जिस तरह से कि गुटनिरपेक्ष देशों का एक सम्मेलन हुआ करता था वो इररिलेवेंट हुआ धीरे धीरे, उसी ढंग से विश्व की ये सबसे बड़ी संस्था अपने वजूद को खो देगी अगर अभी नहीं सुधरी तो। और पूरे देशों को देखना होगा कि यूनाइटेड नेशन का कोई विकल्प हमको है तो उसको क्या पैदा करें। बिल्कुल आलोक जी, जैसा अभी मुकेश जी ने भी कहा जो रेलेवेंस को लेकर, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो गुट निरपेक्ष देशों की बात थी वो गुट था, वो धीरे धीरे रेलेवेंट होता गया। ये बात भारत की तरफ से भी रखी गई कि बहुत सारे जो की चैलेंजेस हैं, एक चलताऊ रवैया सा यूएन के अंदर हो गया है, और जो उसकी प्रभावशीलता है, जो उसकी क्रेडिबिलिटी है, वो तभी सही मायनों में रहेगी जब इन इश्यूज पे कुछ ठोस कदम आगे बढ़ाए जाएं। ऐसे में आपको क्या लग रहा है, लगातार ये बात दोहराने के बाद भी क्या आगे की राह इस समय मैं कहूँ यूएनएससी को लेकर नजर आ रही है? देखिए, जब तक यूएनएससी में 5 परमानेंट मेंबर्स रहेंगे और जो 1945 के पावर स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेंगे, परिलक्षित करेंगे, तो आज के जो विश्व की जो समस्याएं हैं उसको डील करना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। हमने देखा रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, एक पार्टी जो है परमानेंट मेंबर है, दूसरी पार्टी को अन्य स्थायी सदस्य उसका समर्थन कर रहे हैं, तो आगे संयुक्त राष्ट्र कहीं आगे नहीं बढ़ पाए। तो संयुक्त राष्ट्र के अंदर जो कमजोरियां हैं उनको दिखाने की आवश्यकता है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र को आज के वैश्विक जनमत का ज्यादा प्रतीकात्मक बनना पड़ेगा, और अगर नहीं बना तो लीग ऑफ नेशंस की तरह ये भी एक दिन निष्क्रिय होकर खत्म हो जाएगा। तो अगर संयुक्त राष्ट्र संघ को लीग ऑफ नेशंस नहीं बनना है तो उसको आज के मौजूदा वैश्विक जनमत का और वैश्विक पावर संतुलन का, शक्ति संतुलन है, उसको परिलक्षित करना आवश्यक है। साथ ही साथ आवश्यक है कि अगर ये नहीं होगा तो जैसे G20 है, इस तरीके के जो संस्थान है ये ज्यादा धीरे धीरे ज्यादा महत्वपूर्ण होते चले जाएंगे और संयुक्त राष्ट्र जो है निष्क्रिय होता चला जाएगा। G20 आज भी वैश्विक जनमत को ज्यादा बेहतर रिप्रेजेंट करता है, वैश्विक अर्थव्यवस्था को ज्यादा बेहतर रूप से परिलक्षित करता है। तो ये इसकी समस्याएं हैं, और इसके लिए भारत हमेशा से कहता रहा है कि सुरक्षा परिषद के जो 5 स्थायी सदस्य हैं उसमें स्थायी सदस्यों की जो संख्या है उसको बढ़ाना आवश्यक है।
हमने एक बार P4 के साथ भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील और साउथ अफ्रीकी महाद्वीप से 2 अन्य राष्ट्रों को मिलाने की वकालत की थी। वो आगे नहीं बढ़ी, हालांकि 2004-2005 में संयुक्त राष्ट्र के उस मौजूदा सेक्रेटरी जनरल ने इस पे कुछ कार्य करने की कोशिश की थी, लेकिन वो बात आगे नहीं बढ़ पाई। आज विश्व के अधिकांश राष्ट्र ये मानते हैं कि भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होना चाहिए, और इस दर्जे मेरे ख्याल से अगर सुरक्षा परिषद को ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाना है तो कम से कम भारत और अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के एक आध राष्ट्रों का इसमें होना, सम्मिलित होना अत्यावश्यक है। मेरे ख्याल से ये बहुत ही आवश्यक है और इसके लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए, अन्यथा सुरक्षा परिषद जो है निष्क्रिय हो जाएगी। पिछले कई हमने बड़े बड़े जो मुद्दे हैं, जैसा कि मुकेश जी ने बताया, उनको नहीं हल कर पाई है ये, चाहे कोविड का मुद्दा हो या रूस यूक्रेन का युद्ध हो, जो कि वैश्विक मुद्दे हैं जिनका पूरे विश्व पर असर हो रहा है, और संयुक्त राष्ट्र संघ इसमें कुछ नहीं कर रहा है। बिल्कुल। रामेश्वर सर, जैसा अभी जिक्र आलोक जी ने भी किया कि सुरक्षा परिषद की स्थापना हम जानते हैं 1945 की जो भू राजनीति रही है उसके हिसाब से रही, और जैसा अभी विदेश मंत्री ने भी कहा कि दुनिया काफ़ी बदल चुकी है, द्वितीय विश्व युद्ध की जो पृष्ठभूमि थी उससे हम बहुत आगे आ चुके हैं, और जैसा उन्होंने भी जिक्र किया कि 5 स्थायी देशों में यूरोप का सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिख रहा है, जहाँ विश्व की कुल आबादी का महज 5% ही है। अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, कोई भी देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, जबकि हम जानते हैं कि 50% से ज्यादा जो काम होता है अकेले अफ्रीकी देशों से संबंधित ही होता है। भारत शांति स्थापित करने वाले अभियानों में अहम भूमिका निभाने के बावजूद जो भारत जैसे अन्य देश हैं उनके पक्ष को मौजूदा सदस्य जो हैं वो नजरअंदाज करते हैं। तमाम कमियां हैं जो कहीं ना कहीं बार बार चर्चाओं में भी आती हैं, और तमाम जो देश हैं उनके जहन में भी हैं कि ये जो दिशा है, ये जो पक्ष है, इन पर ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे में अगर इन पर ध्यान नहीं दिया जाता तो आपकी नज़र में क्या लगता है जो हमारे द्विपक्षीय संबंध है या फिर अलग अलग देशों के साथ जो हमारे G20 का जिक्र जिस तरह से अभी आलोक जी ने कहा, इसके अलावा भी जो हमारे समान विचारधारा वाले या समान हितों वाले जो देश हैं उनके साथ घनिष्ठता आगे जाकर कितनी काम आने वाली? देखिए, इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर देशों के बीच की जो संबंध हैं वो बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। तो अगर हम इस आधार पे लेके चलें कि हम खाली अपने जॉइंटली कुछ कर लें तो वो शायद एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हो पाएगा। पहली चीज तो ये है कि जैसे बाकी वक्ताओं ने भी बताया है कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का विस्तार होना चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है। दूसरी चीज ये है, एक जो वीटो पावर जो है इस सिस्टम को खत्म कर देना चाहिए। जितने भी मेंबर हैं उन मेंबर से वोटिंग कराई जाए हर एक विश्व के मुद्दे के ऊपर, उसके पास जो भी मेजॉरिटी डिसीजन है उसके हिसाब से आगे कार्रवाई करनी चाहिए। तीसरी चीज ये है कि आज की तारीख में यूएन के पास कोई भी ऐसी पावर नहीं है कि जो भी वो आदेश दें या कोई सजेशन दे उसको बाकी जो मेंबर हैं वो उसका पालन करें। आपको उदाहरण देना चाहता हूं, यूएन पीस कीपिंग के अंदर भारत की फौज जाती है वहां पर, लेकिन ये सिर्फ पीस को एक जो स्टेटस को है उसी को कायम करने की उनकी वो है। तो पीस एनफोर्समेंट जो है एक मुद्दा है, वो पीस एनफोर्समेंट की जो पावर है वो यूएन के पास आज की तारीख में नहीं है, और अगर इस पावर को दिया जाए तो हो सकता है काफी देश इसके लिए सहमत भी ना हो। तो एक तरीके से यूएन के पास इनकी अकाउंटेबिलिटी तो है, लेकिन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, लेकिन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए इनके पास वो पावर्स नहीं है आज की तारीख के अंदर। जब तक यूएन एज ए इंटरनेशनल बॉडी के पावर नहीं होगी कि देशों के ऊपर जो भी उनका आदेश है उसको मनवाने की उनकी काबिलियत हो, तब तक ये जो संस्था है ये इसी प्रकार से लड़खड़ाती रहेगी, एंड इन टाइम्स टू कम ये टोटली इररिलेवेंट हो जाएगी। मुकेश जी, हम जानते हैं कि जो अब अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद शांति और सुरक्षा के लिए खतरा ज़रूर है, और किस तरह से आतंकवाद का स्वरूप बदलता जा रहा है, टेक्नोलॉजी का जिस तरह से प्रसार हो रहा है, डिजिटलीकरण का दौर जिस तरह से तेज़ होता जा रहा है, उसके साथ आतंकवाद का रूप भी बदलता जा रहा है, यानी चुनौती भी अलग तरह की है। और ऐसे में यूएन का उसी तरह से पुराने ढर्रे पर काम करते रहना, करना क्या चाहिए अब भारत को? मुझे लगता है कि यूएन की भूमिका अब इसमें कोई ख़ास नहीं रह गई है। यूएन की भूमिका तो उन इश्यूज़ में भी नहीं रह गई है जो सीधे सीधे सामने दिखते हैं।
ऐसे में डार्क वेब पर होने वाले जो आतंकवाद हैं या उनके जो मनी के ट्रांजैक्शंस हैं, जो ब्लॉकचेन पर होने वाले ट्रांजैक्शंस हैं, जो क्रिप्टो पर होने वाले ट्रांजैक्शंस हैं, जो पेमेंट के आज के जो नए क्लिक बेस्ड सिस्टम हैं जिनको मैं और आप कम इस्तेमाल करने लगे हैं, आतंकवाद के लिए ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो उनसे लड़ने के लिए यूनाइटेड नेशन कहीं इक्विप्ड नहीं है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन तो उन इश्यूज से लड़ने के लिए इक्विप्ड नहीं है जो सामने सामने एकदम निर्लज्ज रूप में सामने हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में एक नया दरवाज़ा खुल रहा है और वो दरवाज़ा G20 का ही है, जिसमें 75% ऐसी इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करने वाले ये देश हैं। लगभग 2/3 से ज़्यादा आबादी को रिप्रेजेंट करने वाले देश G20 में हैं। और G20 वीटो जैसा भी कुछ नहीं है। वीटो तो मुझे लगता है कि जो एक बहुत भारी भूल 1945 में की गई थी उसको कोई दोबारा दोहराने जा रहा है। तो G20 एक ऐसा फोरम था जिसको हमने एक इंडस्ट्रियल और आर्थिक संबंधों के लिए रखा था, लेकिन थैंक्स टू बाली का जो घोषणा आई उसमें भले ही वो यूरोपीय देशों का ही हित रहा होगा कि उन्होंने यूक्रेन पर और वहाँ के वॉर पर एक प्रस्ताव पारित किया और एक तरह से इसको पॉलिटिकल इश्यूज के लिए खोल दिया है। तो ये दरवाज़ा अब खुल गया है। भारत इस समय G20 का प्रेसिडेंट है और मुझे लगता है कि पूरे साल भारत को इसकी कैनवासिंग करनी चाहिए। यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का स्थान G20 को ही लेना चाहिए। यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन जब खत्म हो गया है, उसकी रिलेवेंट हो गया है और जो नया दरवाजे खुल सकते हैं उसको खोलने नहीं देना चाहता कोई, अपने वीटो लेके बैठ जाता है। और ये लिख के ले लीजिए, जब तक चाइना वहाँ पर बैठा हुआ है उन 5 देशों में, वो भारत को प्रवेश नहीं होने देगा और दूसरे देश हैं जो दूसरे ब्लॉक को प्रवेश नहीं होने देंगे। ऐसे में यूएन तो के दरवाजे तो पूरी तरह से ऐसे एक पूरे खंडर की तरह हो गए हैं जो पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। उस पर लगातार प्रयास करना, अपने प्रयासों की विफलताओं को, उसको मतलब दीवार से सिर मारने जैसा है, आप उसको छोड़ दीजिए। और ये कई देशों ने किया है और G20 वास्तव में उस दिशा में बढ़ चला है। भारत की प्रेसिडेंसी में आप देखना कि एक वाइब्रेंट संस्था बन के उभरेगी, क्योंकि भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी बनने वाला देश बनने को है। अभी एक 2 साल के अंदर चाइना को भी पीछे छोड़ देगा। वो भारत उसका अगुवा है इस समय। ऐसे में यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल को आप भूल जाइए। जैसे कि एक संस्था हुआ करती थी सार्क, उसमें पाकिस्तान और भारत के बीच में एक मैच चालू हो जाया करता था हर बार। धीरे धीरे हमने देखा कि भारत ने पाकिस्तान को वहाँ से अलग कर दिया, सार्क डेड हो गया, बिम्स्टेक ने उसका स्थान ले लिया है। ऐसे ही G20 को उसका स्थान लेने की अब ज़रूरत है। बिल्कुल। आलोक जी, बहुत छोटा सा कमेंट। हम जानते हैं कि चाहे यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें या हम आगे जाके G20 की ही बात क्यों ना करें, कहीं ना कहीं जो मैं कहूँ पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं वो अपने टकराते हैं तमाम हितों के बीच। ऐसे में भारत अगर अपने देश के हितों की बात करें, अपने हितों की बात करें, तो किस तरह से हमारी अपनी मजबूती अलग अलग पक्षों में काम आएगी। आबादी तो हमारी बढ़ ही रही है, बहुत जल्द हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी होने वाले हैं। तो ऐसे में भारत के लिए क्या चैलेंजेस और क्या रहा? देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था जो बढ़ रही है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था के साथ विश्व के अधिकांश राष्ट्र इसके ऊपर निर्भर होने लगे। हम देख रहे हैं कि दक्षिण एशियाई के जो हमारे पड़ोसी हैं वो हमारी जो प्रगति है उसके ऊपर, उसके साथ अपने आप को लेवरेज करके वो भी अपनी प्रगति चाह रहे हैं। और अगर आप देखें पिछले 10-20 सालों में जो परिवर्तन आया है वो मूलभूत परिवर्तन यह आया है कि एक समय था कि जब भारत के जो पड़ोसी थे वो भारत के लिए हर वक्त समस्याएं क्रिएट करते रहते थे। अब वो सारे भारत के साथ चलना चाहते हैं सिवाय पाकिस्तान को छोड़ के। तो ये एक बहुत बड़ा मूलभूत परिवर्तन आया है। और जिस तरीके से भारत इन मल्टीलैटरल फोरम्स में अग्रणी हो रहा है, उसके साथ जो है वैश्विक संगठन जो है भारत की ओर जो उनका नजरिया है वो भी बदल रहा है। अगर आप देखें ADB, वर्ल्ड बैंक, IMF, इनका भारत की ओर देखने का जो नजरिया है वो भी बदल रहा है। वैश्विक जनमत जो है उसमें बहुत एक बड़ी संख्या में निवेश आ रहा है भारत के अंदर। जनसंख्या एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर तो है ही है, लेकिन अर्थव्यवस्था मेरे ख्याल से एक ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि हमारी जो जनसंख्या है उसको हम मैनेज भी ठीक से कर पा रहे हैं। उसको शिक्षित जनसंख्या एक बहुत बड़ी है, तकनीकी रूप से शिक्षित जनसंख्या का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। भारत की जो सशस्त्र सेनाएं हैं वो जिस तरीके से सशक्त हो गई हैं और जिस तरीके से हमने अड़ोस पड़ोस में हर राष्ट्र को जरूरत पड़ने पर मदद दी है, चाहे वो हिंद महासागर क्षेत्र में सुनामी आए या किसी देश से
अब पड़ोसी राष्ट्रों के नागरिकों को निकालने की जरूरत हो या अफ्रीका के तट पर ऑफशोर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की जरूरत हो, इन सब में भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने अपना योगदान दिया है। तो इन सब कारणों से भारत का जो स्थान है आज वैश्विक जनमत में, वो बढ़ता चला गया है। और इन्हीं सब चीजों के कारण जिस तरीके से भारत की जो स्थिति है आज, जैसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के हम प्रेसिडेंट है, रोटेशनल प्रेसिडेंसी है, हर साल यहाँ एक महीने के लिए, अब G20 की अध्यक्षता है, तो हम वैश्विक जनमत को उस तरफ ले जा सकते हैं जिसमें विश्व का और भारत का हित हो। जैसे कि क्लाइमेट चेंज की बात है, जिसके ऊपर हम कई बार काफी समय से बात कर रहे हैं कि जो जलवायु परिवर्तन से जो नुकसान विश्व को हो रहा है उसको रोकना चाहिए। स्वास्थ्य का जो क्षेत्र है, जहां पे कि हमें काफी कुछ करना है, जैसे कोविड के दौरान हमने दिखला दिया विश्व को कि हमारी क्या क्षमताएं हैं। इस तरीके की जो भी क्षमताएं हैं वो हम आगे आने वाले दिनों में विश्व को दिखा सकते हैं। और इन सब संगठनों की अध्यक्षता करने से ये फायदा है कि हम जो है विश्व की अन्य राष्ट्रों को, विश्व के जो रिसोर्सेज है उनको इस डायरेक्शन में डाइवर्ट कर सकते। बिल्कुल, यानी जाहिर तौर पर जो बदलती दुनिया के साथ बड़े और बदलते चैलेंजेस हैं, बदलते कंसर्न्स हैं, अगर उस पर ठीक ढंग से ध्यान नहीं दिया जाता और साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अपने आप में सुधारों पर एक ईमानदार चर्चा करके उस पर कदम बढ़ाने की ओर प्रयास नहीं करती, तो हो सकता है कि जो इस संस्था का रेलेवेंस है वो भी खत्म हो जाए और ये अपने आप में इररेलेवेंट हो जाए। इसीलिए इस तरफ जाहिर तौर पर यूएनएससी को गंभीरता से सोचना होगा। इसी के साथ जो चर्चा का समय है वो यहीं पूरा हो गया है। मुकेश जी आपका, रामेश्वर यादव सर आपका और साथ ही आलोक बंसल जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ मुद्दा आपका में संसद टीवी में आज जुड़ने के लिए। आप इस कार्यक्रम को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। अपनी राय, प्रतिक्रिया और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।